अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। लास्ट जो आप लोगों ने कहानी सुनी उसके फीलिंग जो थी उस कहानी की, जिस तरह मैंने कहा था कि कहानी सुनने के बाद मैं खुद कुछ देर के लिए गुमसुम सा हो गया था, और इस दफ़ा जो फीडबैक आया आप लोगों के व्हाट्सअप और नीचे वीडियो के कमेंट्स आए हैं उसमें वही सेम फीलिंग आप लोगों की भी थी जो मेरी थी। तो कहानी सुनने का मकसद ये होता है कि आप भी अपने आप को कहानी में इस तरह मौजूद पाएं कि आप भी कहानी का एक किरदार हैं और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। शायद मैं भी कहानी सुनते हुए इस तरह खो गया था कहानी में, इसलिए मेरी फीलिंग हुई थी। तो कोशिश ये थी आप भी कहानी में इस तरह खो जाएं और आपको स्टोरी में अपने आप महसूस हो कि मैं भी स्टोरी का हिस्सा हूँ। लेकिन ये जो लास्ट जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूँ, डाइन उस छोटी परी को खा गई, जिसका टाइटल था, और नौरीन की कहानी थी, उनकी बहन ईशा ने सेंड की। जिस दिन उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, इस कहानी को सेंड करने के बाद एक मैसेज आया हुआ था कि आपने सर मेरी कहानी सुन ली है, अगर सुन ली है तो मुझे बताएं। तो मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने कहा नहीं, मैंने आपकी कहानी नहीं सुनी, मैं आज रात को कोशिश करूंगा आपकी कहानी सुन लूँ। उस रात मुझे टाइम ना मिल सका और मैं 2-3 रातें बिज़ी रहा, और जब सुनने के लिए कहानी खोली तो उनके नीचे मैसेज आया हुआ था उसी रात को ही कि सर आज रात का आपने कहा था कि आपने कहानी सुन ली, मुझे बताइए क्योंकि मैंने पाकिस्तान जाना है उसके फ़ौरन बाद। तो मैंने दोबारा मैसेज किए, कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने कहानी सुना दी, और एंड पे उन्होंने जो कहा था, मैं जब भी कहानी आपको भेजती हूँ कोई ना कोई मेरे साथ मसला हो जाता है, तो दुआ कीजिएगा इस दफ़ा कोई मसला ना हो। मैंने उनको मैसेज किए हुए हैं, उनका असल नाम नौरीन या ईशा नहीं है, उन्होंने कहा था फ़र्ज़ी नाम रखिएगा, तो ये दोनों फ़र्ज़ी नाम हैं। तो उन बहन को मैंने मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन अभी तक मेरे मैसेज डिलीवर ही नहीं हुए। तो मैं परेशान हूँ, खुदा ना खास्ता कोई उनके साथ मसला तो नहीं हो गया। तो मैं आज इस ऑफ कैमरा स्टोरी के तवसत से इस कैमरे के सामने बैठ के कहूँगा, बहन अगर आपने कहानी सुन ली है, यकीनन अगर आपने सुन ली होती आप मुझसे रब्ता करती हैं, या जो उनके जानने वाले हैं जो स्टोरी को सुन चुके हैं और समझ गए हैं किन की कहानी है, तो उन तक मेरा मैसेज पहुँचा देंगे। प्लीज़ बहन, अगर कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं हाजिर हूँ, मैं दिलो जान से हाजिर हूँ, जिस हद तक भी मेरी ज़ात से पॉसिबल हुआ इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से मैं पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिए। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इनका मैसेज भी है, एक फेस, गर्दन और बाकी हिस्सों पे एक एलर्जी उनको हो गई थी, बहुत अजीबोगरीब से प्रॉब्लम थे। तो उन्होंने मुझसे कहा था मेरे लिए दुआ कीजिए, और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के सदके, आप लोगों की मोहब्बत के सदके वो दुआ कबूल फरमाई। उनकी बीमारी जो है काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, बहुत कम रह गई है। तो उन्होंने कहा बाकियों से भी कहें वो मेरे लिए दुआ करें, और उन्होंने अपनी एक सच्ची कहानी जो मुझे सेंड की है, जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, उनका मैसेज भी एक वॉइस मैसेज उन्होंने सेंड किया है, वो मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में सुना दूंगा। इनका नाम जो है, ये इंडिया उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक़ है, और जो गांव का नाम है उन्होंने कहा वो ना बताएं, बाकी सारे किरदार ओरिजिनल हैं। इनमें आज जो नाम है मैं तब्दील नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं मैं वैसे करता हूँ। सृष्टि इनका नाम है। सृष्टि ने मुझे ये कहानी सेंड की है। उनका कहना है, ये मैं पॉइंट्स लिख लेता होता हूँ क्योंकि मैं पूरी स्टोरी को उस तरीके याद करता हूँ जब लोग मुझे भेजते हैं, एज इट इज़ याद करने के बाद फिर भी पॉइंट लिख लेता हूँ कि कोई भूल ना जाऊँ, क्योंकि मेरी स्टोरी नहीं होती, मेरी स्टोरी है वो तो मुझे रटी हुई है, ज़िंदगी के वाक़यात हैं जो लोगों की है मुझे याद करनी पड़ती है। सृष्टि का कहना ये है कि बोर्ड के एग्ज़ाम हुए और उसके बाद छुट्टियाँ शुरू हो गई, और घर में बोर हो रहे थे, तो सोचा बुआ की तरफ चलते हैं जो देहात में रहती है, और वहीं पे चल के छुट्टियां गुजारते हैं। और मैं अपनी एक फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स हैं जिनके नाम, दोनों के ही नाम पूजा हैं, पूजा को भी तैयार कर लिया, दोनों लड़कियां भी तैयार हो गई कि हाँ घर में बोर हो रहे हैं, चलो हमारा तो देहात में मिलने वाला कोई नहीं, आपकी बुआ है तो वहीं चलते हैं, छुट्टियाँ वहीं गुजारते हैं। सृष्टि की वालदा ने, वो जो दोनों फ्रेंड्स थी पूजा, उनके वालिदैन से परमिशन ली कि बच्चे जा रहे हैं उनको जाने दें, उन्होंने इजाज़त दे दी, और सृष्टि के वालिद, ड्राइवर और पीछे ये तीनों लड़कियां बैठ के गाड़ी में रवाना हुई, फुल हल्ला गुल्ला करते हुए, शरारतें करते हुए, एक सफ़र को एंजॉय करते हुए, क्योंकि जो एक एज होती है, ये एज खुद ब खुद हल्ला गुल्ला और शरारतें कराती है। सामने कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप खुद से जो फ़न कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। दोनों पूजा और सृष्टि हंसते खेलते शरारतें करते हुए अपना सफ़र गुजारते हुए रेलवे स्टेशन के करीब थोड़े ही डिस्टेंस पे जो बुआ का गांव था वहाँ पहुँच गए। रास्ते में वो तमाम जो वहाँ की उन्होंने फूड सुन रखा था कि ये मज़े मज़े के खाने हैं, ये यहाँ की चीज़ मशहूर है, वो रुक रुक के उन्होंने सारे इंजॉय किए, क्योंकि वो अपने सफ़र को खूबसूरत बनाना चाहते थे।
वहाँ पहुँच गए, बुआ ने बड़ा पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया, बहुत प्यार से मिली। बुआ, कुछ लोगों को शायद लफ्ज़ समझ ना आए, बुआ कहते हैं जो वालिद साहब की बहन होती हैं, इसको फुफ्फो बोलते हैं, वालिद साहब की बहन को बुआ कहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है, अगर किसी एक को भी नहीं पता तो बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो उनके वालिद साहब की जो बहन थी वो उसके घर गए थे, जिसको वो बुआ कह रही हैं। मैं भी वैसे अपनी फुफ्फों को बुआ कहता हूँ प्यार से। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुआ ने खाना बनाया था। जाते ही उन्होंने खाना खाया और वहाँ पे एक और लड़की से उनकी मुलाकात हुई जो उनकी कज़न थी। उस बुआ की जो बेटी थी उसकी आगे से वो बेटी थी, हम एज थी इनकी। उनसे मिलके ना सिर्फ इनको अच्छा लगा बल्कि बहुत जल्द इन तीनों में और उस चौथी लड़की में दोस्ती भी हो गई, क्योंकि ये सुरिश्ती की कज़न थी और उन दोनों की पूजा, जो दोनों लड़कियाँ थी, उनकी भी वो दोस्त बन गई। बड़े जिस तरह खाना शाना खाने के बाद गपशप करने बैठ जाते हैं, उनके डैड बुआ के साथ, अपनी बहन के साथ गपशप करने बैठ गए और ये चारों लड़कियां खुशगपियों में मसरूफ़ हो गईं। घर का जो एक माहौल था इस तरह का था कि एक बहुत बड़ा घर था। दरवाजे से जैसे ही आप दाखिल होते हैं, जिस तरह देहातों में घर होते हैं, एक बहुत बड़ा सहन था, बहुत बड़ा घर था उनका बुआ का, एक बहुत बड़ा सहन, और सहन के बाद कोई 6-7 रूम बने हुए थे। इन लड़कियों ने भी चक्कर लगा के देखा, उसमें से ज़्यादातर जो रूम थे उनको ताला लगा हुआ था। पूछने पे बुआ ने बताया कि ये उनके बेटे बेटियां जो हैं, ये उनके रूम है, जो शादीशुदा जोड़े हैं वो गए हुए हैं, तो इसलिए ये ताले लगे हुए हैं। वहीं पे एक रूम ड्राइवर का और एक रूम उनके वालिद साहब को दिया गया। एक में बंदोबस्त ड्राइवर का किया गया क्योंकि वालिद साहब ने नेक्स्ट डे वापस जाना था, इनको छोड़ने आए थे ड्राइवर के साथ। तो ये जो चारों लड़कियाँ थीं, 2 पूजा और सृष्टि और उनकी वो कज़न जो उनको वहाँ पर मिली थी, उनको एक रूम दिया गया। कभी वो रूम जो था, किसी वक्त किचन का जो सामान आता था, लाइक चावल की काफ़ी बोरियां, गंदम की बोरियां और घी के सामान, मतलब इस तरह का जो फूड का सामान होता था उसके लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन अब उन्होंने उसको साफ शफाफ करके, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके इनके लिए उन्होंने वक्फ किया हुआ था। जब ये लोग पहुंचे तो वो पहले से ही सजा हुआ था। शरारतें करती, गप्पे मारती ये चारों लड़कियां जब अपने रूम में रात के टाइम में पहुंची, ठंड काफ़ी हो चुकी थी, सर्दियों का मौसम था। तो रूम में दाखिल होते ही जो उनकी निगाह पड़ी पहली वो ये थी, वो कह के मारती लड़कियां हैरान हुई कि चारों तरफ ही रूम पे, जहां भी जिस दीवार पे उनकी निगाह पड़ती थी, वहां पे भगवान की तस्वीर लगी हुई थी। हिंदू मजहब से उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने अपने जितने भी भगवान थे, खुदा थे, उन भगवानों की तस्वीरों को देखा तो हैरान रह गई हैं, इतनी ज़्यादा तस्वीरें। उन्होंने उनको काउंट करना शुरू कर दिया, गिनते 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 उनको अंदाजा हुआ कि 19 तस्वीरें लगी हुई हैं। वो हैरान थी, इतनी ज़्यादा तस्वीरें क्यों लगाई हुई इस कमरे में। तो पूजा बोली है कि अच्छा है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा भगवान की, गॉड की तस्वीरें हों, वहाँ पे भूत प्रेत नहीं आते। अच्छा हुआ कि इतना लगा दिया, कम से कम यहाँ पे। एक शरारती मूड में कहा कि भूत प्रेत तो नहीं आएंगे। वहीं पर उनकी निगाह पड़ी, ऊपर एक रोशनदान सा था। देहात के जो घर होते हैं उनमें खिड़कियां होती हैं और ऊपर करके एक रोशनदान बनाया जाता है, जो एक रोशनी के लिए सोर्स होता है कि बाहर सूरज अगर जैसे निकलेगा तो वहीं से सूरज की किरणें अंदर आती हैं, उसको रोशनदान बोलते हैं। शहरी माहौल से ज़रा डिफरेंट रोशनदान होता है, इसलिए उसको मैंने एक्सप्लेन किया। उस रोशनदान को एक लाल कपड़े के साथ बंद कर दिया गया था, परमानेंटली, मुस्तकिल वो बंद था। तो सृष्टि ने, मैं उनका नाम गलत ना लूँ इसलिए मैंने लिख लिया, सृष्टि कही जा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, सृष्टि ने अपनी कज़न से पूछा कि, क्योंकि मैंने ये नाम फर्स्ट टाइम सुना है, आई एम रियली सॉरी सृष्टि अगर मैं गलत बोल गया तो। सृष्टि ने अपनी कज़न से पूछा कि ये लाल कपड़ा क्यों लगाया हुआ इसके ऊपर। तो उसने कहा मैं भी फर्स्ट टाइम दादी अम्मा के पास आई हूँ, मुझे नहीं पता, तो मैं भी आज ही पहुँची हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग लेट पहुँचे हैं, मैं सुबह की पहुँची हुई हूँ, तो मुझे भी नहीं पता, ये मैं पहली दफ़ा दादी के पास आई हूँ। सर्दियों की रात का एक अपना मज़ा है। आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, कुछ इलाकों में ठंडक भी है। सर्दियों की रात की ख़ास बात यह है, कमरा आप गर्म करने के लिए लहाफ, रज़ाई, वो सारा कुछ तो आप रखते ही हैं, लेकिन दरवाजे खिड़कियां कम से कम बंद रखते हैं कि ठंडी हवा बाहर की अंदर ना आए।
तो वो चारों लड़कियां वहीं अपनी अपनी बिस्तरों में घुसी गप्पे मार रही थीं, अपने सफ़र को याद कर रही थीं, इंजॉय कर रही थीं। कज़न को बता रही थी आज हम ऐसे, हमने ये खाया। कज़न से पहली मुलाकात थी तो ढेर सारी गप्पे लग रही थी। और चार नौजवान लड़कियां वैसे भी कहीं आपस में मिल बैठे तो ये कैसे हो सकता है वो खामोश रह सकें। वो तो फिर खूब गप्पे मारती हैं। गप्पे मारते मारते काफ़ी टाइम हो गया तो उन्होंने कहा अब सो जाएं। उन चारों ने अपनी आंखें बंद की और लेट गईं कि अभी नींद आ जाएगी। कुछ लोग होते हैं जब नई जगह पे जाते हैं उनको नींद ज़रा मुश्किल से आती है क्योंकि वो अपना बिस्तर नहीं होता, लेकिन वो थकी हुई भी थीं। सृष्टि सो गई, उसकी कज़न भी सो गई। रात का पता नहीं कौन सा पहर था। सृष्टि को लगा कि कोई उसको हिला रहा है। उसने समझा शायद मेरा वहम है। दोबारा जब किसी ने उसका नाम भी लिया, उसको हिलाया, तो उसने जल्दी से आंखें खोली तो देखा पूजा उसको अपने बिस्तर से उठ के उसके करीब आ चुकी है और उसको हिला रही है, जगा रही है, उसका नाम पुकारी है। तो उसने आंखें मलते हुए कहा क्या हुआ है? तो देखा साथ वाले बिस्तर पे दूसरी पूजा भी जाग चुकी है, यानी कि दोनों लड़कियां जो उसकी फ्रेंड्स थी पूजा, वो जाग रही थी। उसने कहा क्या हुआ है? उसने कहा कोई आवाज़ दे रहा है। उसने कहा कौन? उसने कहा पता नहीं, लेकिन किसी की आवाज़ आ रही है जैसे कोई बुला रहा है। साथ ही उसने मुड़ के देखा सृष्टि ने, तो उसकी जो कज़न थी वो तो सो रही थी गहरी नींद। तो उसने पूछा तुमने कब आवाज़ सुनी है? मुझे तो नहीं आ रही। तो दोनों पूजा ने कहा क्योंकि हम पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं तो नींद हमें नहीं आ रही थी, हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे सो जाएं तो हमें नींद नहीं आ रही थी। तो एकदम एक पूजा ने कहा कि मुझे एक आवाज़ आई जैसे कोई विस्पर करता है, हेलो, ये विस्परिंग वाले अंदाज में ऐसे किसी ने विस्पर किया है और कोई बुला रहा है, लेकिन ये नहीं पता किसका नाम ले रहा है, कौन बुला रहा है, क्या बुला रहा है। तो कहती है मैं अभी इस आवाज़ को सुन ही रही थी कि मेरे साथ लेटी हुई दूसरी पूजा ने भी आंखें फ़ौरन खोल दी। तो मुझे महसूस हुआ कि पूजा दूसरी भी जाग चुकी है। तो मैंने उसको आंखों के इशारे से पूछा क्या हुआ है? तो उसने कहा आवाज़ आई है। उसने कहा यस, इसका मतलब है मेरा वहम नहीं है, मैंने भी आवाज़ सुनी है जो आपने आवाज़ सुनी है। उसने कहा यस मैंने भी सुनी है कोई। उसने कहा कैसी आवाज़ थी? उसने कहा जैसे कोई बुला रहा है। अभी इतनी ही देर हुई थी ये बातें बताते हुए सृष्टि को कि उसी लम्हे एक फिर से विस्पर की आवाज़ आई जो उसने भी सुन ली। सृष्टि ने अब ये कंफर्म हो गया कि तीनों लड़कियों ने एक आवाज़ को सुना था, तो उन्होंने उसी लम्हे अपनी कज़न को भी जगाया जो सो चुकी थी। उसको जब जगाया और कहा कोई इस तरह आवाज़ आ रही है, और उसने भी कान लगा के सुनने की कोशिश की, तो उसने कहा हाँ आवाज़ तो आ रही है, मैंने भी सुनी है, लेकिन हो सकता है हम देहात में आए, हमें यहाँ का तो नहीं पता, आज हम लेट नाइट पहुँचे हैं आप लोग, तो मैं आज सुबह की पहुँची हुई हूँ, हो सकता है बाहर कोई किसी को आवाज़ दे रहा हो, ये बाहर से आवाज़ आ रही हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये अंदर से आवाज़ आ रही हो सकता है ये बाहर की भी हो, क्योंकि मैं आज सारे दिन बाहर रही हूँ। क्योंकि वो जो कज़न थी उनकी वो सुबह से पहुंची हुई थी, घूम फिर के भी आई थी, माहौल से मानूस हो गई थी, इसलिए उसका एक अंदाज़ा था शायद ये आवाज़ बाहर की भी है। तो तीनों लड़कियों को लगा हाँ ये ठीक कह रही है, हो सकता है ये आवाज़ कहीं बाहर से हो, हम लोगों को ना बुला रहा, कोई एक दूसरे को बुला रहा हो, या पता नहीं क्या कोई मकसद है किसी का। तो इस बात से वो रिलैक्स हुई और वो तीनों सो गई, उनकी कज़न भी सो गई। सुबह उठती वो जो खुशी थी छुट्टियों की कि हम अपनी बुआ के घर आए हैं, वही खुशी दोबारा कैसे हुई। नाश्ता करते ही ये लोग निकल पड़े बाहर घूमने फिरने के लिए। देहात का माहौल ही इतना खूबसूरत होता है, शोर शराबा, गाड़ियों का हारन। अमेरिका जैसे मुल्क में तो खैर गाड़ी का हारन बजाना जुर्म कहलाता है, मतलब एक ये जुर्म तो नहीं समझा जाता है कि बदतमीज़ इंसान है जिसने हारन बजाया है, सिवाय इंतहाई एमरजेंसी के आप हारन नहीं बजाते। तो उस मुल्कों में हमारे पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, भारत, ईरान, इन तमाम मुल्कों में तो हारन तो हम लोग यूँ बजाते हैं कि, तो देहात के माहौल में शोर नहीं होता, खामोशी होती है। कभी बुलबुल बोलती है तो कभी चिड़िया भी बैठी बोल रही होती है, कौवा भी काएँ काएँ करता है, तो दूर कहीं से गाय की भी आवाज़ आ जाती है, दूर कहीं से किसी न किसी परिंदे की इंतहाई सुरीली सी सुर में डूबी हुई आवाज़ आती है। जो शख्स शहर की ज़िंदगी से गया होता है, चारपाई डाल के एक दरख्त की छाँव के नीचे जहाँ पे हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है, उसके नीचे जब वो लेटता है उस दरख्त पे आंखें बंद करके चिड़ियों की चहचहाहट के नीचे, तो लगता है मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ। यही देहात की खूबसूरती होती है। सो वो लोग भी चारों बाहर निकली, घूमती फिरती, कभी कोई फल जाके तोड़ती, कभी कुछ खाती, कभी जो वो इंजॉय कर सकती थी उन्होंने अपना टाइम गुजारा और भरपूर तरीके से
सारा दिन उन्होंने हंसते खेलते हर उस चीज़ को देखते हुए जो उन्होंने पहली दफ़ा देखी थी, गांव की, अपना दिन गुजारा। गांव की जो मिट्टी होती है और जो कच्चे घर भी बने होते हैं, उनकी भी एक अपनी खुशबू होती है। क्योंकि मैं गांव से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत कम जाना नसीब होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपने शहर जाता हूँ राजनपुर, तो फिर मैं आगे देहातों में निकल जाता हूँ। यही मंजर, यही माहौल, मैंने बहुत सारी ऑफ कैमरा स्टोरीज ऐसे माहौल में भी जाके आपके लिए बनाई हैं, जहाँ पे खेत खलियान, जहाँ पे दरख्तों की छाई के नीचे मैं चारपाइयाँ बिछा के बैठा हूँ। उन्होंने भी सारा दिन अपना एंजॉय किया। और शाम आ गई, शाम को उनके जो डैड थे उन्होंने वापस जाना था, तो वो अपने डैड को सी ऑफ करने के लिए आई, क्योंकि वो ड्राइवर के साथ वापस जा रहे थे, इनको सिर्फ छोड़ने के लिए आए थे अपनी बहन के घर में। तो उन्होंने डैड को खुदाफिज किया, वापस आया, खाना खाया और फिर वो चारों अपने रूम में चले गई सोने के लिए। अब वो जो रात वाली बात थी वो उनके दिमाग से इसलिए भी ज़्यादा सवार नहीं हुई थी, निकल चुकी थी उनके दिमाग से, कि कोई अगर इस अंदाज में बुला रहा था तो बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं। हो सकता है बाहर कोई किसी से बात कर रहा हो, बुला रहा हो, या कुछ भी हो, लेकिन वो शायद जवानी एक उम्र ऐसी होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें एज के हिसाब से होती हैं जो नहीं निकल सकती। आज रात भी वो अपनी गप्पें मारनी शुरू हो गई। गप्पें मारते मारते कब उनको नींद आई पता ही ना चला, क्योंकि वो उसकी दोनों दोस्त जो दोनों पूजा थी, वो पहली रात अच्छी तरीके सो नहीं सकी थी, इसलिए आज वो थकी हुई भी थी। आज वो जल्दी सो गई, कज़न भी सो गई। सृष्टि जो थी वो कोशिश कर रही थी किसी तरीके वो सो जाए। सृष्टि कहती है कि अभी मुझे सोए हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे ऐसे लगा कमरे में पायल से मिलती जुलती जिस तरह घुंघरूं की आवाज़ होती है, उसकी आवाज़ आई है। तो कहती है मुझे अभी नींद तो आई नहीं थी, मैं कोशिश कर रही थी, मैंने फौरी तौर पे अपनी आंखें खोल दी। जैसे मैंने आंखें खोली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कमरे की लाइट जल रही थी। पहले दिन भी वो जला के सोई थी और अब भी, आज भी उनकी कमरे की लाइट जल रही थी। तो कहती मुझे ऐसे लगा कमरे के अंदर कोई है। मैंने आंखें खोल के चारों तरफ कमरे में देखा, भगवान की सिर्फ तस्वीरें थीं और कोई नहीं था, लेकिन कोई था। किस तरह? वो कहती हैं कि मैंने भी कथक डांस सीखा हुआ है। जब कथक डांस करते हुए पाँव में घुंघरू बांधे जाते हैं, तो वो जब एक स्टेप लिए जाते हैं तो इस घुंघरू की एक ख़ास आवाज़ पैदा होती है, जो पायल से बहुत चेंज होती है। पायल की एक और आवाज़ होती है। तो ये जो आवाज़ थी पायल की नहीं थी, घुंघरुओं की आवाज़ थी। अब जब कहती मैंने आंखें खोली और कमरे में चारों तरफ नज़रें घुमा के देखी, था तो कोई नहीं, लेकिन जो था नज़र नहीं आ रहा था। उसने 2 कदम दोबारा से रखे, 1 2, और घुंघरुओं की आवाज़ें आईं, लेकिन 2 कदम के पास जो भी था या थी वो रुक गया। अब उसके जहन में जो पहला सवाल आया कि जो घुंघरू पहन के चल रही है ये कोई मर्द नहीं, कोई औरत हो सकती है। और वो खुद अपने आप से सवाल करनी चाहिए, औरत कैसे, ये तो कोई मर्द भी हो सकता है। साथ ही उसके दिमाग में आया कि मैं क्या सोच रही हूँ, वाकई क्या ये इस कमरे से आवाज़ है, क्योंकि वो खुद हिस्ट्रियाई कैफियत में चलेगी कि मैं डर गई हूँ, ये क्या हुआ है। इंसान जिस तरह सोचता है, फिर वो एकदम देखना शुरू हो गई, वाकई मेरा वहम है या मैं क्या सोच रही हूँ। तो उसी लम्हे दोबारा से 2 कदम चलने की आवाज़ आई और घुंघरू की उसी कमरे से आवाज़ आई। तो एकदम से डर गई कि कोई वहम नहीं, मैं क्या ख्यालों में गुम होने जा रही थी, ये तो सचमुच कुछ है जो चल रहा है। मैंने कहा ना, ये उम्र ऐसी होती है जो अभी एक स्टेप होता है तो कहानियां दिमाग खुद से घाड़ लेता है। तो वो भी शायद दिमाग सोचना शुरू हो गया, नहीं ये वहम है, कोई होगा, ये हुआ। लेकिन जब दूसरी दफ़ा आवाज़ आई तो उसने फ़ौरन पूजा को जगाया। पूजा ने जैसे आंखें खोली, उसने कहा क्या हुआ है। उसने कहा आवाज़ सुनो। कुछ देर बाद ही पूजा की आवाज़ है, यस घुंघरू की आवाज़ है। उसने कहा दूसरी पूजा को जगाओ। उसको उठाया और उसके मुंह से भी जो आवाज़ निकली कि 2 कदम के बाद वो रुक जाती है, घुंघरू की आवाज़ है। यहां तक कि उन्होंने अपनी कज़न को जगाया और पूछा किस चीज़ की आवाज़ सुन रही हो। उसने कहा पायल से मिलती जुलती आवाज़, जैसे घुंघरू हो। उसने कहा कितने कदम। उसने कहा कोई 2 कदम चलता है और रुक जाता है। उसने कहा हम तीनों ने भी यही सुनी है। अब उन चारों को कंफर्म हो गया कि उस सर्दी की रात को, जहां पे रोशनी तो कमरे में है, लाइट तो जल रही है, कोई है जो 2 कदम चलता है और रुक जाता है। कभी वो 2 कदम उस कोने से आते हैं, छन छन कभी उस कोने से आती है, और
उस कोने से जब छन छन आती है तो वो दोबारा जो भी है चलता या चलती है, फिर सेंटर में आती है, यहां आके फिर आवाज आती है। 2 कदम के बाद असूलन वहां तक पहुंचने के लिए उसको 8 कदम चलना है, 6 कदम चलना है, लेकिन 2 कदम के बाद वो यहां पहुंच जाती है, फिर यहां से छन छन आती है। अभी उसने 2 दफा पांव रखे ही हैं, छन छन की आवाज आई है, साथ ही उस कोने से आ रही है। तो वो सोच रही हैं कोई एक है या कोई ज्यादा हैं जो इधर उधर से चल रही हैं, और उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं और डरी हुई हैं, बहुत ज्यादा खौफजदा हैं कि अब वहम नहीं है, हम एक घुंघरू की आवाज को मुसलसल सुन रहे हैं जो कमरे से आ रही है। तो उनमें से एक बोली, कहीं कोई शरारत तो नहीं कर रहा, कोई हमें बाहर से डरा तो नहीं रहा, कोई हमारे साथ शोल तो नहीं लगा रहा, कोई हमारे साथ फन तो नहीं कर रहा। तो सृष्टि ने कहा, बुआ के अलावा और कोई नहीं रहता यहाँ पे, उनके जो बच्चे हैं वो भी गए हुए हैं, 1-2 लोग हैं जो मेल हैं घर के अंदर, तो उनमें से कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा कि रात के इस पैर। जब उन्होंने टाइम देखा, उस कमरे में एक घड़ी भी लगी हुई थी, जब उन्होंने टाइम देखा तो घड़ी रात के 2 बजा रही थी। अब 2:10 हो चुके थे। ये मंजर, ये आवाज़ें सुनते सुनते, तो सृष्टि ने कहा जिस वक्त मैंने आवाज़ सुनी उस वक्त एग्जैक्ट 2 थे, अब 2:10 हो रहे हैं, इसका मतलब है जो चीज़ भी है 2 बजे आई है कमरे में। तो क्या हमें कोई डरा रहा है? वो एक दूसरे से सवाल करते नहीं, एक दूसरे को हौसला भी रखते नहीं जैसे कोई शरारत कर रहा है, जैसे कोई हमें डरा रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने नीचे भी झुक के देख लिया, चारपाइयों के नीचे या बेड जो लगे हुए थे उसके नीचे, वहाँ तो कोई नहीं, वहाँ पर कोई नहीं था। और फिर इस तरह डरते डरते जो 10-15 मिनट तक जो आवाज़ आती रही वो खामोशी छा गई। काफ़ी देर वो वेट करती रही, जब कोई आवाज़ ना आई तो आकर वो सो ही गई, और वो चारों जो थीं गहरी नींद में चली गई। सुबह उठी, उन्होंने नाश्ता किया और बुआ से पूछा, बुआ एक बात तो बताएं। सृष्टि ने कहा, आपने कभी इस कमरे में कोई आवाज़ सुनी है? तो बुआ एकदम से चौंकी, आवाज़? किस तरह की आवाज़? उसने कहा जैसे कोई पायल या घुंघरू पहन के चलता हो। बुआ ने कहा खैर है, क्या हो गया, क्या कह रही हो? बाकी तीनों लड़कियां भी बैठी सुन रही थी। उसने कहा यस बुआ, हमने पहली रात ऐसे सुना जैसे विस्परिंग वाले अंदाज में, हल्के हल्के जैसे इको होती है स्पीकर के अंदर, ऐसे कोई हमें बुला रहा था। उसने, बुआ ने पूछा किसको बुला रहा था? उसने कहा हमें ये नहीं पता। उसने कहा तुम्हारा नाम ले रहा था? उसने कहा नहीं, लेकिन ऐसे आवाज़ थी जैसे कोई बुला रहा हो, हमें ये नहीं समझ आई। और कल रात ये हुआ है, आज रात, यानी कि कल रात कोई बुला रहा था और आज जो रात गुजरी है जिसकी अभी सुबह है, घुंघरू पहन के कोई घूम रहा था, घूम रही थी। तो बुआ हंस पड़ी और कहती क्या हो गया, आप तो शहर की पढ़ी लड़कियां हो, आप किस तरह की ये चक्रों में पड़ गए हो, ये किस तरह का वहम आपके दिल में? ऐसी कुछ भी नहीं है, ये आप लोग वैसे डर गई हैं या थकावट है या किस्से कहानियाँ आप लोग ज़्यादा पढ़ती हैं और इस तरह करती हैं जिसकी वजह से आप इस तरह करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। हम लोग इतने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, बाकी मेरे जो बच्चे हैं वो गए हुए हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, आज तक किसी ने नहीं सुना, आपने कैसे सुन लिया? इस तरह के वहम है, निकालो इसको दिमाग से, और कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आप अपना रहो सुकून से, कोई इस तरह का मसला नहीं है। बुआ ने उनको मुतमईन तो कर दिया, किसी हद तक बुआ की बातों से वो मुतमईन हो भी गई, लेकिन सृष्टि को ऐसे लगा जैसे बुआ कुछ छुपा रही हैं, हमें मुतमईन करने की कोशिश कर रही हैं। वो जो लफ्ज़ बोल रही हैं, कह तो रही हैं, कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, लेकिन अंदर कुछ और है जो वो बताना नहीं चाह रही। लड़कियां थीं, दिन था, एंजॉय किया, वही बाहर गईं जो मकसद के लिए छुट्टियां गुजारने आएंगे, जिस मकसद के लिए बाहर आई थी छुट्टियां गुजारने, बाहर गईं, घूमी फिरी, सारा दिन एंजॉय किया, और आखिरकार सर्दियों की शाम से रात हो गई। और जब रात हो गई तो जिनके साथ एक घुंघरू वाला वाक़या हो चुका हो, उम्र भी जवानी की हो, आपके अभी बोर्ड के इम्तिहान जिनके हो रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उनकी एक एज इस तरह की होती है कि उस वक्त खौफ थोड़ी सी भी बात का भी आ जाए तो वो दिमाग से जाता नहीं है। रात होते ही वो सर पकड़ के बैठ गई हैं कि आज रात क्या फिर कोई आवाज़ आएगी? कल रात क्या कोई वहम था? तो उनकी जो कज़न थी उसने कहा, उन्होंने तो आज सुबह यही कहा है आप लोगों का वहम है, हो सकता है हमारा वहम हो। तो पूजा बोली अगर वहम था तो एक का होता, दूसरी का होता, तीसरी का, चारों का वहम कैसे हो सकता है? चलो उन्होंने कहा छोड़ो, अगर वहम था जो भी था, हम किन चक्रों में पड़ गए, हम इंजॉय करने के लिए चारों आए हैं तो हम इंजॉय करें, छोड़े इन चीज़ों को, हमारा मकसद ये नहीं है। जिस तरह लड़कियां बातें करती हैं। और वो सो गई। अब वो आंखें तो सब बंद करके लेटी थी, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। अंदर सबके खौफ था, क्योंकि रात वाला वाक़या जो था वो उनको भूला नहीं था।
लेकिन जमाने की जो नींद होती है जी वो आ जाती है, और वही हुआ। उनमें से तीनों सो गई सिवाय सृष्टि के। सब नींद में चली गई। बेशक वो गहरी नींद नहीं थी, लेकिन ऊँग रही थी, सो रही थी, जाग भी रही थी, तो कुछ ना कुछ नींद में भी थी। सृष्टि का दिल थोड़ा सा धक धक ज़रूर कर रहा था कि रात वाला वाक़या मजाक नहीं है। ठंड थी, वो अपने लहाफ के अंदर थी, उसको सर्दी भी लग रही थी, क्योंकि वो मुसलसल जब मुंह निकाल कर बाहर सामने लगी घड़ी को देखती थी तो उसको ठंड का एहसास सा होता था। और जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, क्योंकि 2 बजने से 5 मिनट पहले सृष्टि ने घड़ी की तरफ देखा था कि 2 बजने में 5 मिनट हैं, अब उसके दिल की धड़कन घड़ी की टिक टिक की तरह ये कर रही थी कि 2 बजे कुछ होगा। और जैसे ही 2 बजे, लहाफ के अंदर सर की हुई सृष्टि ने घुंघरूओं की आवाज़ को दोबारा से सुना। घुंघरूओं की आवाज़ उस कमरे से दोबारा आ रही थी। आज वो घुंघरूओं की आवाज़ सिर्फ 2 कदम नहीं चलती थी, एक कोने से दूसरे कोने की तरफ चलती थी। और आज आवाज़ भी बहुत ऊंची थी। आज वो जो भी था या थी, कल से बहुत ज़्यादा सामने आ गई थी। कल तो उसकी आवाज़ भी थी तो गौर करना पड़ता था, 2 कदम चलती थी रुक जाती थी। आज तो एक कोने से छन 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 करते हुए दूसरे कोने तक जाती थी और रुक जाती थी। तेजी से लहाफ उसने मुंह से हटाया जब उसने इस आवाज़ को सुना जो एक कोने से दूसरे कोने की तरफ गई थी, तो उसने देखा वो साथ लेटी हुई दोनों पूजा भी मुंह से लहाफ हटा चुकी थी। शायद वो भी सोई तो थी, आंखें तो बंद करके लेटी थी, लेकिन खौफ उनके अंदर भी था। और आज क्योंकि आवाज़ उस छन 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 की इतनी ज़्यादा थी कि वो तीनों जाग गईं सिवाय उनके कज़न के जो सो रही थी। और फौरी तौर पे एक हाथ कज़न की तरफ गया, उसको झंझोड़ के उठाया, तो उसने भी आंखें खुलते ही उसके कानों ने जैसे सुना वो वही आवाज़ थी, एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जाती हुई छन छन की आवाज़। अब एक 4 लड़के एक कमरे के अंदर रात के 2 बजे, सब ने घड़ी की तरफ देख लिया था कि वही रात का 2 बजे का टाइम है, और घड़ी के 2 बजते ही कोई छन छन वाली आ गई है। अब वो मुंह से लहाफ हटाए, मुंह से रजाई जो थी वो हटाए, एक दूसरे को देख रही हैं और उस आवाज़ को सुन रही हैं। लेकिन आज जब वो आवाज़, जब वो चारों सुन रही थी, आवाज़ जब एक कोने से छन छन करती हुई दूसरे कोने तक पहुंची है, तो किसी ने रोना शुरू कर दिया है। वो चौंकी हैं चारों, तो उनमें से पूजा बोली, लगता है कोई रो रहा है। साथ ही उसकी कज़न ने कहा, यस, रोने की आवाज़ है ये। तो बाकी दोनों ने भी सर हिला दिया, हम भी आवाज़ को सुन रहे हैं, कोई रो रहा है। ऐसे रो रहा है जैसे हल्की हल्की आवाज़ में, वो आवाज़ ऊंची नहीं थी, बहुत हल्की आ रही थी, लेकिन कान अगर गौर, क्योंकि सर्दियों की रात में खामोशी होती है, गर्मियों में एसी चलता है, कूलर चलता है, पंखे चलते हैं, आवाज़ शोर होता है। सर्दियों में टोटली खामोशी होती है, थोड़ी सी भी आवाज़ हो तो आ जाती होती है। और यही हुआ कि वो गौर थोड़ा सा ही उनको करना पड़ा है, तो वो रोने की आवाज़ क्लियर सुन पा रही थी। अब वो आवाज़ बंद हो चुकी थी। आवाज़ तो बंद हो गई थी, लेकिन उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थीं जो नॉर्मल नहीं हो पा रही थीं। वो बहुत डर चुकी थीं। अब वो एक दूसरे से बगैर कुछ कहे यही सोच रही थी, आए तो छुट्टियां गुजारने थे, लेकिन लगता है कि ये वक्त कैसे गुजरेगा। कल तो किसी की छन छन की आवाज़ सुनी थी, आज तो बकायदा रोते हुए भी किसी को सुना है। तो सृष्टि सोच रही थी, बुआ से बात करेंगे, वो तो मानने को तैयार नहीं, तो ये क्या चल रहा है। रात, सर्दियों की रात जैसे कैसे गुजरी, और सुबह उन्होंने फिर बुआ से वही बात बताई कि ऐसे आवाज़ दोबारा सुनी है और आज तो कोई रोया भी है। तो बुआ हंस पड़ी और कहती है, क्या हो गया है तुम लड़कियों को, किस तरह के किस्से सुनती हो, पढ़ती हो, देखती हो, क्या करती हो कि इस तरह की कहानियां घड़ के आ जाती हो। कुछ भी नहीं है, क्यों वहम है तुम्हारा, क्यों इस तरफ बार बार सोच रही हो, क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसी कहानी है जो तुम मुझे सामने आके परेशान करने की कोशिश करती हो। कुछ भी नहीं है ऐसा। और वो बुआ इस तरह की बातें कर रही थी कि उनका खौफ ख़त्म हुआ, और उनको ये एहसास कराना चाह रही थी कि डरो मत, कुछ भी नहीं है, तुम लोगों का वहम है। वो सिर्फ इनकार नहीं कर रही थी, बल्कि उनका वो हौसला भी बढ़ा रही थी, कोई डरने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता।
बुआ से बात करने के बाद जब वो चारों इकट्ठी हुई, बाहर घूमने के लिए गई, रूटीन की जो उनका घूमना फिरना था, तो वहीं फिर उन्हें जाते ही बाहर निकलते ही पहली बात की, क्या करें, बुआ मानने को तैयार नहीं, लेकिन घर में तो ये कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा यस। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं, अगर मजीद 1-2 दिन ऐसा होता है तो फिर वापस घर चलते हैं। दिन सारा उन्होंने फिर भूल गई, घूमी फिरी, इंजॉय किया। कहीं कहीं पे वो याद आ जाता रात का मंजर तो वो खौफजदा हो जाती। शाम से अंधेरा, अंधेरे से घुप अंधेरी रात। सर्दियों की रात में अगर फोग आ जाए तो घुप अंधेरी रात कहलाती है। खौफ उनके अंदर इतना था, अब तो लाइट वो एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं करती थी, लेकिन उस वक्त शदीद उनके अंदर खौफ आ जाता जिस वक्त लोड शेडिंग की वजह से लाइट चली जाती। देहातों में लोड शेडिंग बहुत होती है, आज भी होती है, पहले भी होती थी। जब बिजली बंद हो जाती तो उनका जान निकलनी शुरू होती। पंखा तो ज़रूरत नहीं होती सर्दियों में, लेकिन घुप अंधेरा इंसान को डरा देता है, वो डर जाती। और आज तीसरी रात जब वो चारों उस कमरे में बातें करते करते अब एक दूसरे को कह रही हैं चलो सो जाते हैं, लेकिन कैसे सोएं, उनके जहन में तो है कि रात के 2 बजे कोई आएगा। और जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बजाए, कोई भी कमरे के अंदर आवाज नहीं आई। वो एक दूसरे को हैरान होकर देख रही थी कि आज कोई आवाज नहीं आ रही, और बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी कि आवाज क्यों नहीं आ रही। तो एक ने शरारत में कहा घड़ी तो चल रही है, तो दूसरे ने कहा हाँ घड़ी ठीक है। दोनों ने कहा शुक्र है, अच्छा हुआ आज कोई भी नहीं, सुकून से सोएंगे। अब ये कहना ही था कि ऊपर छत से धड़म की आवाज आई, जैसे किसी ने कोई कूदा हो छत के ऊपर। तो चारों ने ऊपर मुड़ के छत की तरफ देखा कि ये क्या हुआ है। अब उनके कानों ने जो आवाज सुनी वो ये थी, देहात के अंदर बहुत सारे लोग खेलते हैं, वो देखते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लड़कियां स्पेशली पहले खेलती थी, बंटे या कुछ पत्थर या कोई इस तरह की चीज़ें उठा के ऐसे ज़मीन पे फेंकती थी। बंटे नहीं, सॉरी, पत्थर टाइप होते थे या लकड़ी के टुकड़े होते थे, वो फेंकती थी और एक टांग पे उछल उछल के बॉक्स बनाए होते थे, नहीं बल्कि एक ही होती थी, वो लकड़ी का पीस होता था, उसको फेंकती थी और बॉक्स बनाए होते थे और उछल उछल के जाके उसको पाँव से चोट मारती थी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जो बाहर मुल्क में रहते हैं, लेकिन जो इन मुल्कों में रहे हैं जिनके मैंने नाम दिए हैं उनको इस गेम का पता होगा। ये लड़कियाँ खेलती हैं। तो कोई छत के ऊपर किसी ने एक दफ़ा ऐसे फेंका, ऐसे लगा कुछ चीज़ गिरी है धमाके के बाद, और कोई उछल उछल के वो खेल रहा है। तो एक लड़की उनमें से बोली ऐसे लगता है कि वो वाली गेम कोई ऊपर खेल रहा है। दूसरे ने कहा यस ये तो वही गेम है, कोई खेल रहा है। और काफ़ी देर वो गौर लगा के सुनते रहे तो मुसलसल छत के ऊपर कोई वो गेम खेल रहा था। और ये गेम मर्द नहीं, ये लड़कियां खेलती हैं, औरतें खेलती हैं। तो उनको ये अंदाज़ा हो गया कि जो भी हमें आवाज़ सुनाई दे रही है इसका मतलब ये है वो कोई लड़की है। तो सृष्टि बोली इसका मतलब ये है कि जो आती है पायल की आवाज़ वो कोई लड़की पहन के आती है। और ऊपर इस वक्त जो कोई खेल रहा है ये लड़कियों वाली गेम है, तो कैसे हो सकता है कोई मर्द खेल रहा हो, ये कोई लड़की ही खेल रही है। तो पूजा ने पूछा क्या एक लड़की है या कोई और भी है? उसने कहा ये तो नहीं पता, लेकिन आवाज़ एक बंदी की आ रही है। अब ऊपर छत पे रात के 2 बजे वो एक दूसरे से पूछ रही कौन है बेवकूफ़, अगर हमें कोई डराने की भी कोशिश कर रहा है ऊपर 2 बजे कैसे हो सकता है कि कोई आके गेम खेल रहा है। ऊपर से बुआ को बताते हैं, बुआ मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इस वक्त क्लियर ये आवाज़ आ रही है। तो उनमें से एक बोली हम कभी छत पे क्यों नहीं गए? उसने कहा हाँ यार छत पे क्यों नहीं गए, कल छत पे भी चलेंगे। उसने कहा ठीक है छत पे भी चलेंगे। काफ़ी देर जब वो आवाज़ आती रही और एक लम्हा ऐसा आता था जो भी शरारत, जो भी आवाज़, जो कुछ हो रहा होता था वो खामोशी छा जाती थी। और वही हुआ, खामोशी छा गई। तो वो समझ गई कि एक टाइम जो उनको आवाज़ आती है वो 2 बजे का टाइम है। 2:20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट या जो इतना टाइम है 20-25 मिनट, आधे घंटे बाद वो ख़त्म हो जाती है। और वही वो ऊपर जो गेम खेली जा रही थी वो आधे घंटे बाद ख़त्म हो गई। अब उनको एहसास हुआ कि अब सो जाएं, जो भी था या थी चली गई है, और वो सो गई। जैसे ही शाम हुई तो उन्होंने कहा चलो ज़रा छत पे तो चक्कर लगा गया था, हमने तो छत पे देखा ही नहीं है रात क्या हो रहा था, वाकई कोई ऊपर गेम के निशान हैं, किसी ने वाकई खेला है या हमारा वहम है या कोई हमें डरा रहा है। अगर ने किसी ने खेले हैं रात को, कल कोई ऊपर गया है तो कोई ना कोई निशान ज़रूर मिल जाएगा। और वो जब चारों ऊपर छत पे पहुंची तो छत पे मट्टी को देखने से उनको अंदाज़ा हो गया यहाँ तो काफ़ी अरसे से कोई आया ही नहीं है।
अगर आया होता जिस तरह यह मट्टी और जिस तरह ये सामान है, जिस जगह पे हमारा रूम है, इसके ऊपर इस जगह पे खड़े होकर कोई इस तरह की गेम खेलता या एक दफ़ा छलांग मारता या एक दफ़ा इस तरह वो उस लकड़ी का जो पीस होता है उसको पाँव से धक्का लगाता, तो यहाँ पे घसीटने के, घसीटने के निशान होते। कोई खड़ा भी होता तो उसके पाँव के, नंगे पाँव के, जूते के, किसी चीज़ के निशान होते। यहाँ पे तो कोई निशान तक भी नहीं है। तो वो कौन था, ये कौन थी जिसके पाँव के निशान भी नहीं है और वो कूदती रही है, मुसलसल खेलती रही आधा घंटा? यहाँ तो कोई निशान नहीं है। और उसी लम्हे पूजा ने कहा वो देखो वो सामने क्या है। चारों ने मुड़ के देखा तो जो उनकी कज़न थी वो एकदम हंस पड़ी, कहती है बिल्ली है, ये तो आम सी बात है। लेकिन सृष्टि बोली ये बिल्ली तो है लेकिन साइज में बहुत बड़ी बिल्ली है और इससे पहले हमें तीसरा चौथा दिन हमने इसको देखा नहीं है घर में पहले। उसने कहा हो गई, शायद किसी की होगी, छत पे आ गई होगी, इसमें ऐसी क्या बात है। अब वो जब चारों उस बिल्ली की तरफ मुतवज्जो थी तो बिल्ली उनको बैठी घूर रही थी और बहुत बड़े साइज की थी, काली स्याह बिल्ली, एक बड़े साइज में, जैसे खा खा के बहुत हट्टी कटी हो गई हो। अभी वो बिल्ली को खड़ी देख ही रही तो उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो यार, एक बंदी डर गई उनमें से, पूजा ने कहा छोड़ो हम नीचे चलना चाहिए, हम किन चक्रों में पड़ गए, मुझे डर लग रहा है, नीचे चलो। वो तीनों मुड़ी हैं तो अभी सृष्टि उसी तरफ देख ही रही थी। वो जैसे ही तीनों मुड़ी हैं तो सृष्टि की आंख ने जो देखा वो ये था कि बिल्ली उसकी आंखों के सामने ही वहीं बैठे बैठे गायब हो गई। तो उसने एकदम चीख के कहा पीछे देखो। जैसे ही बाकी तीनों ने देखा तो वहां पे बिल्ली का कोई नामो निशान नहीं था। तो उन्होंने फौरन सृष्टि की तरफ देख के कहा क्या हुआ। उसने कहा मेरी आंखों के सामने गायब हो गई है। अब वो नीचे तो आ गई, रूम में भी पहुंच गई, लेकिन आज वो बहुत डर चुकी थी। बिल्ली वाला मंजर एक ऐसा था, सृष्टि की आंख ने तो खुद देख लिया था, लेकिन उन चारों ने भी सिर्फ इतना टाइम कि एक सेकंड के लिए मुड़ी और चीख की आवाज़ पे वापस देखा तो बिल्ली नहीं है। बिल्ली अगर कहीं जाती, जिस जगह पे बैठी हुई थी, कूदती भागती नज़र कहीं तो महसूस होती, तो वो भी समझ गई कि बिल्ली एकदम से वाकई गायब हुई है। वरना जितनी टाइम लगा है, 1 सेकंड 2 सेकंड हमें भी मुड़े ही थे तो इसने पीछे से चीखी है, तो इतनी देर में बिल्ली छलांग भी लगाती तो नज़र आ जाती। आज वो चारों चुप थी, वो बहुत डिस्टर्ब थी, वो बहुत परेशान थी, वो बहुत डरी हुई थी। कमरे में कुछ देर उन्होंने बातें तो की, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो सारी सोच रही थी वो शायद ये सोच रही थी कि हमें वापस चलना है, हमें यहां पे नहीं रहना, ये कोई अच्छी जगह नहीं है, ये क्यों इतनी भगवान की तस्वीरें, वो जो 19 उन्होंने काउंट की थी भगवान की तस्वीरें, गॉड की तस्वीरें, वो उनका कहना ये कि वो शायद इसलिए ही तो इन्होंने लगाई थी, कुछ है। बुआ से जब बात करते हैं वो तो इस तरह सुनती नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम हैरान तो वो तो हैरान भी नहीं होती, हमारी बात सुने बगैर ही कह देती हैं कुछ नहीं ये क्या है। वो इस तरह की बातें चारों सोच रही थी। लेकिन नींद होती है जो कांटों पे भी आ जाती है। पता ही ना लगा कि तीनों लड़कियां, 2 पूजा और उनकी कज़न, कब आंख लगी और सो गई। सृष्टि जाग रही थी और इस तरह जाग रही थी कि उन तीनों की सोते हुए जो एक आवाज़ होती है सांस लेने की, वो भी बाकायदा सुन पा रही थी। घर के अंदर खामोशी थी, कोई भी नहीं बोल रहा था और सृष्टि की आंखें बार बार ऊपर लगी घड़ी की तरफ जाती थीं कि कब 2 बजेंगे और आज क्या होगा। अब लहाव के अंदर वो जो तीनों बाकी सो रही थी, बज़ाहिर तो ऐसा लगता था कि वो नींद में और सो रही हैं, लेकिन सृष्टि सोच रही थी कि शायद वो भी जाग ही रही हैं। पता नहीं उन्होंने अपने मुंह पे रज़ाई डाली हुई है, हो सकता है किसी वक्त खौफ में उनकी आंख लग ही जाती हो और वो खौफ में जाग जाती हैं और इंतज़ार कर रही है सृष्टि 2 बजने का। और आखिरकार घड़ी ने 2 बजा दी है। सृष्टि ने जैसे ही सामने घड़ी की तरफ देखा कि घड़ी की सुइयां 2 बजे का टाइम हो चुका है घड़ी के अंदर, तो उसकी आंखें और उसके कान अलर्ट हो गए कि अब देखो रात को कमरे में क्या होता है। कमरे में कुछ भी नहीं हुआ। कमरे में ठंडी हवा चल रही है,
जिस जगह पे सृष्टि सो रही है उसके बिल्कुल साथ ही, उसके बिस्तर के साथ ही दरवाज़ा है। दरवाज़ा किस तरह, जो देहातों के अंदर घर होते हैं, कमरों के जो दरवाजे होते हैं वो दो होते हैं, वो इस तरह खुलते हैं और इस तरह बंद होते हैं। सिंगल डोर नहीं होता, 2 डोर होते हैं जो सेंटर से इस तरह, मतलब ऐसे खुल के ऐसे बंद होते हैं। उसके कान सुन रहे हैं कि घुंघरूओं की आवाज़ कहाँ से आएगी। नहीं आई। आज शायद उस बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी जो कानों ने सुनी थी, नहीं आई। आज शायद किसी ने विस्पर किया था, उनका नाम पुकारा था, बोला था, कोई नाम नहीं बोल रहा था। आज सृष्टि सोच रही थी, क्या आज वो जो भी है जो हमें डराती है, आके महसूस कराती है अपना आप, या कराता है, कि आज वो चला गया है या चली गई है। और घड़ी ने 2:01 का टाइम बताया। कमरे के अंदर जहां पे सिर्फ रोशनी है और सर्दी की रात है और खामोशी, 2:01 पे भी कुछ नहीं हुआ। 2 मिनट, टिक टिक टिक। सर्दियों की रात में जो सुई की घड़ी चलती है उसकी क्लियर आवाज आती है, टिक टिक टिक। 2:03। टिक टिक टिक। घड़ी की उसी तरीके आवाज 2:04, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक कि वही टिक 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 करती घड़ी ने 2:05 बजा दिया और आज कुछ भी नहीं हुआ। तो वो सृष्टि जो आंखें खोल के और कानों से मुसलसल सुनने की कोशिश कर रही थी, देखने की कोशिश कर रही थी आंखों से, उसको लगा कि आज शायद कुछ भी नहीं होना, वो जो कुछ भी था या थी वो नहीं है। जब 2:05 हुए तो उसके दिल की धड़कन भी थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होनी शुरू होगी कि शायद आज कुछ नहीं होगा। जो 2 बजते ही बहुत तेज हो गई थी, घड़ी की सुई की तरह। जैसे ही टिक टिक 2 बजे पहुंची तो उसके दिल ने धक 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 के खौफ में होता है, ये मेरे साथ भी होता है। जब 2:05 हो गए और कुछ भी नहीं हुआ तो उसने आंखें बंद की। उसने कहा इसका मतलब है आज कुछ भी नहीं है। अभी आंखें बंद ही की थी तो किसी ने बाकायदा तौर पे उसकी बॉडी को टच किया। जैसे ही उसकी बॉडी को किसी ने टच किया तो आंखें बंद करते ही जैसे किसी टच किया तो फौरन जो दिमाग उस वक्त एक्टिव था उसके जहन में यही है कि साथ कोई कज़न या पूजा में से किसी ने मुझे जगाया। और उसने फौरन आंख खोल के जिस जगह से हाथ टच किया था उसी जगह पे फौरन उसने मुड़ के देखा तो पता लगा हर कोई अपने रज़ाई के अंदर मौजूद है, किसी ने हाथ नहीं निकाला। क्योंकि जैसे ही हाथ टच हुआ था उसी लम्हे उसने आंखें खोल, क्योंकि उसने अभी आंखें बंद ही की थी, तो कितनी सेकंड लगते हैं आंखें बंद करें और आपको कोई हाथ लगाए तो 1 से 2 सेकंड लगेंगे। और अगर कोई रज़ाई में से उसको दोस्त भी या कज़न भी हाथ लगाती तो हाथ लगा के वापस डालते उसको पता लग जाता। जैसे हाथ लगा उसने आंखें खोल के मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। और जो दिल की धड़कन नॉर्मल हो चुकी थी आज वो इंतहा को चली गई, डक 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 डक, क्योंकि किसी ने आज तो बाकायदा हाथ लगा दिया था। जब उसको हाथ लगा और उसने देखा कोई नहीं है तो एकदम से वो अपने बिस्तर से उठ के बैठ गई। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी, वो बहुत घबराई हुई थी, वो खौफजदा थी कि आज किसी चीज ने उसको बाकायदा हाथ लगाया था। और वो आंखें फाड़ फाड़ के इधर उधर देखनी शुरू हो गई कि किसने मुझे हाथ लगाया है। उसी लम्हे उसकी जो निगाह पड़ी दरवाजे की तरफ जो बिल्कुल उसके बिस्तर के साथ था, जो इस तरह दरवाज़ा बंद होता था। दरवाज़ा तो बंद था लेकिन दरवाजे के नीचे आज किसी ने 2 खातून, 2 छोटे पाँव, एक लड़की, बड़ी औरत के पाँव होते हैं उस तरह नहीं, एक छोटी लड़की यानी कि जिस तरह 15-16 साल की लड़की के पाँव होते हैं, ऐसे 2 पाँव इतने इतने दरवाजे के नीचे कोई निकाल के अंदर खड़ा हुआ था। ये एक ऐसा मंजर था कि उस लड़की की सिर्फ खौफजदा नहीं, उसका दिल दहला लेने के लिए काफ़ी था कि दहल गया उसका दिल कि उसने देखा दरवाजे के नीचे से 2 पाँव हैं जो अंदर की तरफ निकले हुए हैं। इसका मतलब है बाहर कोई खड़ी है बल्कि जिसके 2 पाँव अंदर
दाखिल हुए हैं। तो वो बताना चाह रही है कि मैं बाहर खड़ी हूं और अपने दोनों पांव आज मैंने अंदर घुसा दिए कि देख लो मेरे पांव को, मैं हूं, मेरा वजूद है और मैं बाहर खड़ी हूं। उसने जब उन पांव को देखा तो फौरी तौर पे ना सिर्फ वो चीख मारना चाहती थी, लेकिन उसको अंदाजा हुआ कि उसका गला, उसका जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा, वो पत्थर की बन चुकी है, बुत हो गई है, वो कांप रही है। बस उसके अंदर इतना एक हौसला पता हुआ कि उसने फौरी तौर पे हाथ साथ लेटी को हिलाया, और जो लेटी थी जैसे ही उसको हिलाया वो उठी तो उसने देख लिया कि इसकी आंखें फटी हैं और आज कुछ ऐसा हो चुका है जो रोजाना से ज्यादा भयानक है। तो उसने पूछा क्या हुआ, तो सृष्टि के गले ने उसका साथ नहीं दिया कि वो बता सके कि क्या हुआ। उसका चेहरा, उसकी घबराई हुई, खौफजदा, फटी हुई आंखें, जब इंसान डरता है तो उसकी आंखें ही होती हैं जो बता रही होती है कि ये खौफजदा है। तो उस पूजा ने देख लिया कि इस वक्त वो इतनी घबराई हुई है कि उसकी आवाज़ नहीं निकल रही और उसकी आंखें जो हैं इंतहाई खौफ से बुरे आलम में हैं। तो उसने दोबारा पूछा क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, क्योंकि कमरे में उसने देख लिया था कमरे में कुछ नहीं है। तो उसने इशारा किया यूं उंगली का, कांपते हाथों के साथ। जब उसने नीचे उंगली का इशारा किया तो वो अपनी जगह से उठी, और जब उसने उठ के देखा तो उसकी भी वही सकते वाली, खौफ वाली कैफियत हो गई जो सृष्टि की थी, क्योंकि उसकी आंखों ने भी दरवाजे के निकले हुए आधे आधे पांव देख लिए थे। जो भी पीछे खड़ी थी वो अपने पांव दरवाजे के नीचे निकाल के खड़ी थी। और इसी तरह एक दूसरे को ये चारों ने जगा दिया, जिस तरह सृष्टि ने जगाया था। फिर इसी तरह चारों जाग गए और चारों ने एक दूसरे को उंगली के इशारे से बताया, और चारों की आंखों ने जो देखा वो यही था, एक 15-16 साल की लड़की के पांव जो पीछे दरवाजे के खड़ी थी, और उसने पांव अपने आधे आधे दरवाजे के नीचे जो जगह होती है, क्योंकि जो देहात के दरवाजे होते हैं, शहरों में तो इतनी गैप नहीं होता दरवाज़ों के नीचे, जो देहात के होते हैं उनके नीचे काफ़ी गैप होता है, तो उनके नीचे से वो अपने पांव अंदर घुसा के खड़ी थी। रेड कलर की नेल पॉलिश थी जो उसने अपने पांव पे, उंगलियों पे, नाखूनों पे लगाई हुई थी। अब वो चारें चीख भी नहीं पा रही, डर तो रही हैं, घबराई हुई भी हैं, दिल की धड़कन तेज है, पूरे कमरे में एक खौफ का सा समा है। लेकिन जो उनको अपने पांव से महसूस करा रही है, हिल वो भी नहीं रही, उसी जगह पे रुकी हुई है, उसके पांव के अंदर कोई हरकत नहीं है। अब वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के कांप रही हैं, चारों ने एक दूसरे को बड़ी जोर से पकड़ा हुआ है, एक दूसरे के हाथों को कांप रही हैं, और उनकी निगाहें मुसलसल उसी की तरफ हैं जिसके पांव वो सामने देख रही हैं। रेड कलर की, लाल कलर की नेल पॉलिश लगे हुए पांव जो आधे दरवाजे से अंदर आए हुए हैं। तकरीबन 5 मिनट तक कमरे के अंदर जिस तरह ये सकते में रहीं, जिनको सर्दी के बावजूद मुसलसल पसीने आ रहे थे, उन्होंने ये देखा कि जिसने आज अपने पाँव का मंजर दिखाया था, 5 मिनट तक वो भी उस जगह पे खड़ी रही, हिले नहीं, क्योंकि इनकी दिल की धड़कन इसलिए तेज थी कि आज जो अपने पाँव दिखा रही है, अब ये दरवाज़ा खोलेगी और अंदर दाखिल हो जाएगी। इसलिए उनका दिल फटने वाला था और वो बेहोश होने वाली थी। उनको ये लग रहा था कि एक अभी वो मेंटली तौर पे बिल्कुल तैयार थी कि अभी एकदम से अंदर दाखिल हो जाएगी। लेकिन 5 मिनट के बाद उन्होंने देखा कि वो पाँव दाखिल होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जा रहे हैं, और वो जो भी थी उसने अपने पाँव पीछे कर लिए। अब वो चारों पलके झपकाए बगैर, पसीने में भीगी हुई, खौफ की वजह से उसी दरवाजे को ही देख रही हैं जिसमें से पाँव पीछे चले गए हैं। अब दरवाजे के साथ जो खिड़की थी, जो थोड़ी सी खुली हुई थी, उसी खिड़की से ही सृष्टि नहीं देखा, क्योंकि उसका बिस्तर उस दरवाजे के करीब था, उसी ने पहले देखा था कि वो जो मुड़ी थी, जैसे ही पाँव पीछे गए उसी लम्हे सृष्टि की निगाह उस खिड़की की तरफ गई। उस खिड़की से उसने देखा कि वो जो कोई भी थी वो लाल कलर के उस सूट के अंदर थी जो दुल्हन अपनी शादी के मौके पे पहनती है, लाल जोड़ा। वो एक भारी भरकम लिबास था जो दुल्हन किसी ने पहन रखा हो, क्योंकि वो मुड़ चुकी थी, उसकी बैक नज़र आ रही थी, तो उसके पीछे वो जो उसने सर पे जिस तरह दुल्हन दुपट्टा रखती है और नीचे उसका वो
जो ड्रेस था दुल्हन का भारी भरकम फैला हुआ, वो ज़मीन से बाकायदा टच होता जा रहा था, क्योंकि खिड़की से उसको क्लियर देख पा रही थी, बाहर की रोशनी चल रही थी, बाहर की भी लाइट जल रही थी। खौफ की वजह से वो अंदर की तो अपनी लाइट जला के रखती थी, बाहर की लाइट वैसे ही सहन के अंदर मुसलसल जलती थी। तो उस खिड़की से उसने जो मंजर देखा, वो कोई दुल्हन थी जो मुड़ के वापस जा रही थी, और उसका वो लहंगा जो था दुल्हन का बड़ा सा लाल कलर का, वो ज़मीन के साथ आहिस्ता आहिस्ता घिसटता हुआ जा रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा होता है तो वो ज़मीन पे फैला हुआ था और वो घिसटता हुआ जा रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता वो चलती हुई जा रही थी। ये मंजर सिर्फ सृष्टि ने देखा, बाकी तीनों ने नहीं, क्योंकि वो दूर थे। जिस जगह पे वो बैठी हुई थी उसको बगैर हिले अपनी जगह से ही वो खिड़की से नज़र आ रहा था। और उसके बाद उन चारों ने जिस आवाज़ को सुना, वो एक ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई कूदता है, छलांग लगाता है। उसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि कोई भी अगर इंसान कूदेगा उस दीवार पे चढ़ के तो उसकी टांग टूट जाएगी, पाँव में मोच आएगी, उस जख्मी ज़रूर होगा, क्योंकि वो इतनी ऊंची दीवारें थीं। और अमूमन देहात में दीवारें इसलिए भी ऊंची रखी जाती हैं कि चोरी का डर होता है, और दीवारों के ऊपर शीशों के टुकड़े लगाए जाते हैं। चोर वहीं आके रात को ऊपर बैठते हैं तो वो शीशे भी लगा दिए जाते हैं कि कोई दीवार पे चोर चढ़ ना सके, और चढ़े तो ज़ख्मी हो जाए, और इतनी ऊंची बनाई जाती हैं कोई चढ़ ना सके। तो वह जो कोई भी दुल्हन के जो लिबास में आई हुई थी, ये कूदने की आवाज़ उसी की थी। वो कैसे दीवार पे चढ़ी, इतनी ऊंची दीवार पे, और कैसे बाहर कूदी के वहीं कमरे में बैठे उन्होंने उस आवाज़ को सुन लिया। उसके बाद वो पहली उनकी रात थी, वो जो चारों सो नहीं सकें और बग़ैर एक दूसरे को कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखती रहीं। यहाँ तक कि बैठे बैठे जो उठ के खौफ की वजह से बैठ गई थी, वो लेट ज़रूर गईं, लेकिन एक लम्हे के लिए भी उनकी आंख नहीं लग सकी। वो रात सारी उन्होंने खौफ में गुजारी, यहाँ तक कि सुबह हो गई। उन्होंने नाश्ता किया और अपनी बुआ से कह दिया आज हम वापस जा रहे हैं, हमने यहाँ पे नहीं रुकना। जब बुआ ने बहुत ज़्यादा पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने जब सारी बात बताई तो बुआ ने कहा हाँ तुम लोगों ने सही देखा है। तो उन्होंने कहा बुआ हमें खुल के बताएं क्या बात है। उन्होंने कहा जिस कमरे में तुम लोग हो, इस कमरे में शादीशुदा कोई भी नहीं रह सकता। अगर कोई शादीशुदा रहे तो एक है जो आती है और अपना आप ना सिर्फ महसूस कराती है बल्कि इतना उनको डरा देती है, स्पेशली शादीशुदा को, कि वो इस कमरे में रह नहीं सकते। हाँ, अगर बग़ैर किसी को बताए कोई बच्चे यहाँ पे रुक जाएं तो उनको सिर्फ महसूस कराती है, लेकिन डराती नहीं है। तो मेरी एक ये थी कि अगर तुम लोग वहाँ पे सो जाओगे तो कम अज़ कम ये होगा, मुझे एक जो कन्फर्म भी है मज़ीद हो जाएगा। इसका मतलब है वो सिर्फ शादीशुदा को करती है, कमारों जो लड़की होती है गैर शादीशुदा उसको कुछ नहीं कहती, लेकिन अपना आप महसूस कराती है। मैंने सिर्फ इसलिए तुम लोगों को वो कमरा दिया कि तुम गैर शादीशुदा हो, शायद वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसने तुम्हें भी महसूस करा दिया। ये जो बाकी कमरे लाक हुए हैं वो इस वजह से हैं कि वो सब डर चुके हैं, इसलिए हम अकेले हैं, इतना बड़ा घर अकेला है। मैं पहले दिन तुम्हें ये बता देती तो तुम पहले ही दिन ही ना रोकते, और शायद तुम्हारे दिल में ये वहम भी आ जाता कि बुआ ने हमें पहले दिन ही डरा दिया, शायद हमें बुआ रुकना नहीं चाहती, वो चाहती है कि हम यहाँ पे ना रुकें, और उसने ये पहले दिन ही हमें डरा रही है। तो तुम तो मेरे खून के रिश्ते हो, मैं तो चाहती हूँ हमेशा मेरे पास रहो, लेकिन मुझे ये डर था। वाहिद यही एक कमरा है जहाँ पे गैर शादीशुदा को कम अज़ कम वो ज़्यादा डराती नहीं है। बाकी किसी कमरे में मैं तुम्हें ठहराती वो तुम्हें ज़्यादा डराती, इसलिए मैंने अपनी तरफ से ये कमरा दिया था। इसलिए इसके अंदर इतनी तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, लेकिन उसने तुम्हें भी डरा दिया। मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। पहले दिन बताती थी तुम लोग मेरे ऊपर शक करती या कुछ सोचती, ये बुआ ने कैसी बातें हमें पहले दिन कह दी हैं। और उसी दिन ही उन्होंने वापसी का सफ़र बांधा, वालिद को बुलाया, ड्राइवर पहुँचा और वो चारों अपने अपने घरों को चली गई। सृष्टि से जब रात मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि आज भी सर मैं अपनी बुआ से नाराज़ हूँ उस बात पे कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था, आप हमें बता देती। तो मैंने उनसे पूछा कि आज भी उनके घर में एक्टिविटी होती है, कि आज भी उनको महसूस होता है। उन्होंने कहा सर वो इस टॉपिक पे बात नहीं करती। पहली बात है मेरी उनसे नाराज़गी है, और दूसरी बात है कि उनसे पूछे भी तो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद वो ये चाहती हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसका घर हॉन्टेड मशहूर हो जाए, या किसी को बाहर पता लगे कि इस घर में इस तरह का वाक़या होता है, कोई नज़र आती है या क्या होती है, तो हर इंसान उसको छुपाता है। तो शायद वो भी इस बात को हाइड करती हैं, छुपाती हैं कि जितना फैलेगा तो ये घर और नुकसान में चला जाओ। कहती हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
लेकिन आज भी ये बात अपनी जगह पर राज है। वो कौन है, वो क्यों आती है, वो किस वजह से आती है, वो शादीशुदा को ही क्यों परेशान करती है। शायद वो एक स्टूडेंट जो छुट्टियां गुजारने वहाँ गई थी, वो तो अपनी बुआ से इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकती थी, लेकिन ये सवाल आज भी अपनी जगह पे है। तो फिर वो कौन है, क्यों आती है, किस वजह से आती है, क्या आज भी वहीं पे आती है, और कैसे हो सकता है अब नहीं आती हो, वो आज भी शायद आती हो। Hello, sir. I am Srishti and suffering from vitiligo. I had shared my pain with you. By your blessings, I am recovering faster. You make relaxed and motivated with off camera stories and motivational talks. Inspired by it, I had shared my story. If you like it, then share it with others. Lots of love from India. Thank you. ये थी सृष्टि की कहानी जो मैंने आज आपको सुनाई, और नाम लेने में आई एम रियली सॉरी सृष्टि, अगर मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने नाम ये सृष्टि जो है आपका लिख भी लिया था, आपके पॉइंट भी लिख लिए थे। आपका ये जो मैसेज है लास्ट में मैं व्यूवर्स को ये भी सुना दूंगा। ये मैसेज इसलिए कि उन्होंने कहा, मुझे कहा था स्पेशली कि इनकी स्किन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। मैंने दुआ की इनके लिए, बाद में इनका एक प्रॉब्लम शुरू हुआ। उसके बाद इस सारे वाक़ये के बाद इनका एक प्रॉब्लम शुरू हुआ गर्दन पे, आँखों पे, बाजू पे, टांगों पे, इस तरह का बॉडी पे कि ये परेशान थी। उन्होंने मुझे कहा सर मुझे एक रिक्वेस्ट चाहिए, आपसे फेवर चाहिए। मैंने कहा मेरी बहन बताइए, तो इन्होंने कहा मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं तकलीफ़ में हूँ। ये उनकी पर्सनल बात है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने भी दुआ करनी है। तो मैंने इनके लिए स्पेशली दुआ की और काफ़ी की, इनसे राब्ते में रहा। तो फिर इनका मैसेज आया कि सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ से बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं काफ़ी जतन कर चुकी थी, काफ़ी कोशिशें कर चुकी थी, लेकिन नहीं हुआ था। लेकिन आपके लिए स्पेशली दिल से दुआएं इसलिए कि आपने जो भी मेरे लिए किया है, मैं बहुत 70-80% ठीक हो गई हूँ। 20% जो रह गया ये भी इंशाल्लाह दुआ कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनसे रात कहा इंशाल्लाह मैं बाकी सुनने वालों को भी कहूँगा कि सृष्टि के लिए दुआ कीजिए, जो उनका ये प्रॉब्लम स्किन का चल रहा है ये ठीक हो जाए। मेरी भी दिल से उनके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतियाब करें और उनको ढेर सारी खुशियाँ दें। आमीन सुम आमीन। आप लोग भी सृष्टि के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला की उसके पे रहमत ख़ास हो। तो बाकी जो आप लोग स्टोरी मुझे भेजेंगे उसके नीचे जिस तरह मैंने कहा है स्टोरी ज़रूर लिख दिया करें, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी उसको एज़ इट इज़ आप लोगों को जो मैं कहानी है सुना सकूं। सो आज की स्टोरी को भी अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा। मज़हर मलिक आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।